आज हम बात करने वाले हैं भारतीय परिवार और जो हमारी आश्रम व्यवस्था थी इस पर। आपको ध्यान होगा, जिसने भी पढ़ाई लिखाई की है हर कोई जानता है कि आश्रम व्यवस्था के जो 4 चरण थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, इसकी बड़ी उपयोगिता थी हमारे समाज के निर्माण में। ये केवल एक व्यक्ति के जीवन के 4 चरण मात्र नहीं थे, बल्कि पूरे समाज की एक ऐसी संरचना थी जिसने हमारे समाज को एक स्थायित्व और शांति प्रदान की थी। जैसे जैसे ये आश्रम व्यवस्था हमारे समाज से और जीवन से खत्म होती गई, हम पाते हैं कि हमारा समाज भी वैसे वैसे बिखरता चला गया, वो स्थायित्व समाप्त हो गया और हमारे परिवारों में कहीं ना कहीं क्लेश, कलह और उपद्रव ये घर करते गए, घरों में घर करते गए। अब आप सोचिए जरा कि जब एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने जीवन के प्रथम जो उसका चतुर्थ भाग था, जीवन का फर्स्ट क्वार्टर पार्ट ऑफ लाइफ जो था, उसमें उसका कार्य था शिक्षा ग्रहण करना। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो सेकंड क्वार्टर ऑफ लाइफ था, यानी जो द्वितीय चतुर्थ भाग था जीवन का, इसमें हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। गृहस्थ आश्रम में हमारा विवाह होता था। हम अपनी अर्धांगिनी के साथ जीवन के नए नए आयामों को जीते थे। संतानोत्पत्ति होती थी, सृष्टि का सृजन होता था और जो संतान उत्पन्न हुआ हमारे गृहस्थ आश्रम में रहते रहते वह ब्रह्मचर्य आश्रम को प्रस्थान कर जाता था। और जैसे ही वह ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में आया, हम वानप्रस्थ आश्रम को प्रस्थान करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही घर के अंदर 2 गृहस्थ आश्रम नहीं चलते थे। एक गृहस्थ आश्रम होता था और एक वानप्रस्थ आश्रम। यानी कि हमारा बच्चा जब गृहस्थ आश्रम में आया तो बच्चे के जो माता पिता हैं वो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो घर से बाहर जाते थे, वो घर में ही रहते थे, समाज के ही भाग थे। लेकिन अब उनके दायित्व गृहस्थ आश्रम से खत्म हो गए। अब गृहस्थ आश्रम का दायित्व कौन निभाएगा? उनकी पुत्र और पुत्रवधू। वो 1000 गलतियां करके सीखेंगे, लेकिन उनके माँ बाप जो वानप्रस्थ आश्रम में जा चुके हैं वो उन्हें टोकेंगे नहीं। हाँ, जरूर एक मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि अब इनका कार्य गृहस्थ आश्रम के दायित्वों का संवहन करना नहीं है, बल्कि वानप्रस्थ आश्रम में जाकर पूजा पाठ, ध्यान और मोक्ष की ओर कदम बढ़ाना। वानप्रस्थ आश्रम समाज में रहते हुए ही समाज का त्याग है। अब इनको 2 वक्त की रोटी की चिंता नहीं करनी है, बल्कि इन्हें पूजा पाठ, अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना है। अब इनका देखरेख कौन करेगा? जो गृहस्थ आश्रम में इनके पुत्र और पुत्रवधू हैं वो करेंगे। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में गए सास ससुर अब गृहस्थ आश्रम के पुत्र और पुत्रवधू के जीवन में किसी प्रकार का दखल नहीं देंगे, क्योंकि अब उनको अपनी मुक्ति की प्राप्ति करनी है, दूसरे को सुधारना नहीं। फिर वो तृतीय चतुर्थार्ध, जो सास और सास ससुर हैं, वो तृतीय चतुर्थार्ध, अपना जो चतुर्थ भाग है, वो वानप्रस्थ आश्रम में गुजारने के बाद संन्यास आश्रम की ओर चले जाएंगे। यानी अब वो परिवार और समाज से विरक्त हो जाएंगे।
अब जीवन में केवल और केवल त्याग है। अब जो गृहस्थ आश्रम में थे वो वानप्रस्थ आश्रम में आ जाएंगे, और उनके पुत्र और पुत्रवधू वो गृहस्थ आश्रम में चले जाएंगे, और गृहस्थ आश्रम के पुत्र और पुत्रवधू का जो बच्चा है वो ब्रह्मचर्य आश्रम की ओर चला जाएगा। ये एक श्रृंखला है, एक चरण है जो चलता रहे। अब क्या हो रहा है, उसी घर में पुत्र और पुत्रवधू भी रह रहे हैं, उसी घर में सास और ससुर भी रह रहे हैं, उसी घर में शाम को सब मिलकर के टीवी में अनर्गल विषयों पे आ रहे कार्यक्रम देख रहे हैं। सास को चैन नहीं है, बहू कैसे रह ले रही है, बहू को चैन नहीं है, सास कैसे शांति से रह ले रही है। जब आप अनावश्यक एक दूसरे के विषयों में दखलंदाजी करेंगे तो अशांति तो होगी। आपकी जो बहू है वो किसी घर की बच्ची थी, वो इस घर में आई है, उसको सीखने का मौका दीजिए। और बहुओं का भी ये दायित्व है कि आपके जो माँ बाप थे उनको छोड़कर अब आप इस सास ससुर के सानिध्य में हो। अब ये आपके माँ बाप हैं, और जिस प्रकार आप अपने माँ बाप के लिए सहनशील बने हुए थे, आपको इनके प्रति भी सहनशील बनना होगा। लेकिन दोनों को एक दूसरे के विषयों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, और इसकी सीमा हमारे संन्यास, हमारे आश्रम व्यवस्था में तय की कर दी गई थी, जिसे हमें स्मरण रखना होगा। और तब जाकर घरों के जो क्लेश हैं, जो कलह हैं, जो उपद्रव घर में मचा हुआ है, वो शांत हो पाएगा। एक सहज, मैं मानता हूं कि आजकल जो समय चल रहा है, लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीनें नहीं है कि एक ही घर में अलग अलग हम रहने की व्यवस्था कई लोगों की कर सकें। लेकिन हम वैचारिकता और सिद्धांतों के आधार पर तो आज भी आश्रम व्यवस्था का अनुपालन कर सकते हैं। लेकिन यह है कि आश्रम व्यवस्था के अनुपालन के लिए आपको अपना दिल बड़ा रखना होगा, और तब जाकर हमारे घरों में शांति की स्थापना होगी, एक ऐसे वातावरण की स्थापना होगी जहां हमारे सदस्य पूरी अनुकूलता के साथ विकसित होंगे, और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण उस घर में होगा। और अच्छे व्यक्तित्व का किसी घर का सदस्य जब समाज को कुछ देगा तो अच्छे स्तर पर देगा, और फिर समाज का डेवलपमेंट होगा, देश का डेवलपमेंट होगा। तो हमें आश्रम व्यवस्था से जुड़ना होगा। पहले के जैसे हम बड़े घर तो नहीं बना सकते, लेकिन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हम आश्रम व्यवस्था का पालन आज भी कर सकते हैं, और घरों में खुशहाली फिर वापस आ सकती है, शांति फिर स्थापित हो सकती है। और घर शांत होंगे तो देश शांत होगा, और शांत देश ही विकास के स्वप्न देख सकता है। ये सत्य है। बहरहाल डायलॉग 36 पर मैं अनुकूल द्विवेदी, यहीं तक।